विद्यार्थियों, जैसा कि आज हम शिशुनाग वंश के तहत पहले शासक शिशुनाग की बात करेंगे, जिसने जो हर्यक वंश के बाद शासन किया। और इस वंश की स्थापना 412 से लेकर के 412 ईसा पूर्व में की गई थी। अब इसकी क्या पॉइंट्स बनेंगे, क्या इसमें डेटा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए हम बात करते हैं शिशुनाग वंश को लेकर के, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक हम इस तरह से नहीं कर सकते आपको, ठीक है। चलिए देखिए, पहले बात आएगी भूमिका की। कैसे लिखेंगे भूमिका को? देखिए, शिशुनाग वंश से संबंधित शासक था। यह वंश मगध पर हर्यक वंश के बाद शासन करता हुआ दिखाई देता है, जिसकी स्थापना 412 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। शिशुनाग से पूर्व हर्यक वंश के शासक शासन कर रहे थे, जिनका समय 500 से 412 ईसा पूर्व माना जाता है। इस दौरान बिंबिसार, अजातशत्रु और रायनभद्र जैसे महान शासक ने मगध पर शासन किया, लेकिन अंतिम शासक जो था नागदशक, वह उतना प्रतापी सिद्ध नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप वहां के अमात्यों ने मिलकर के उसे गद्दी से हटाया और शिशुनाग को मगध के सिंहासन पर बैठा दिया, यानी थ्रोन, जिसको आप क्राउन कहते हैं। शिशुनाग वंश के समय में मगध की राजधानी वैशाली बनाई गई। इसके अतिरिक्त पाटलिपुत्र के स्थान पर गिरिव्रज थी, और कालांतर में कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र में राजधानी बनाई। शिशुनाग को शिशुनाग वंश का संस्थापक कहा जाता है, और इस वंश के प्रमुख शासकों में हम शिशुनाग और कालाशोक को पाते हैं। और इस वंश ने मगध पर करीब, अगर देखा जाए तो 68 वर्ष तक, यानी 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व के आसपास के बीच में करीब 68 ईयर्स तक इन्होंने मगध पर शासन किया। ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्मावलंबी थे। इनकी जाति क्षत्रिय थी, और इस वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन, और पुराणों में कहीं कहीं पंचभग या जैन ग्रंथों में पंचभग जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है, लेकिन आप ये जानिएगा, महानंदिन या नंदिवर्धन को इस वंश का अंतिम शासक स्वीकार किया जाता है। तो ये सारी पॉइंट भूमिका में जाएगी आपकी। अब अगर हम बात करें इसके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में, जब हम शिशुनाग के बारे में लिखेंगे, तो शिशुनाग वंश का पहला, यानी क्रम से पहला शासक था। जब यह गद्दी पर बैठा तो उससे पूर्व में नागदशक, जो कि हर्यक वंशी शासक था, वह शासन कर रहा था, जिसे गद्दी से हटाकर शिशुनाग ने सत्ता प्राप्त किया। शिशुनाग का शासन वर्ष, यानी टोटल रूलिंग ईयर, 412 से लेकर के 394, यानी 412 टू 394 BC स्वीकार किया जाता है। यानी लगभग इसने 18 वर्षों तक हमें शिशुनाग शासन करता हुआ दिखाई देता है। इसकी राजधानी वैशाली थी, और दूसरी राजधानी गिरिव्रज थी। इसके पिता के बारे में कहा जाता है कि वह वैशाली के लिच्छवी राजा थे, और इसकी माता जो थी वो वैशाली की नगरवधु थी। संतान के रूप में कालाशोक का नाम मिलता है, और इसने उपाधि राजा की धारण की थी। धर्म के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, संभवतः वह धर्म से सुशासक रहा हो, और पूर्व में यह काशी का मांडलिक था,
उपशासक न करके क्या है, मांडलिक प्रमुख था। और यह प्रसिद्ध किस लिए है, यह अपने जीवन में अवंती का मगध में विलय को लेकर के या अवंती पर जो विजय हासिल किया उसके लिए शिशुनाग प्रसिद्ध था। अगर हम बात करें इसको जानने के स्रोतों के बारे में, तो हमें शिशुनाग के बारे में जानकारी दीपवंश, महावंश, मालंकरवत्थु, हर्षचरित, दिव्यावदान, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वण, सोमदेव का कथा सरिसागर और लामा तारानाथ का तंग्यूर कंग्यूर, ये प्रमुख पुस्तकें हैं जिनसे हमें पता चलता है शिशुनाग के जीवन और उसके घटनाक्रम के विषय में। अब यदि हम बात करें शिशुनाग के राजनैतिक उपलब्धियों की चर्चा करें, तो प्रारंभिक जीवन हम बात करते हैं, यानी अर्ली लाइफ ऑफ द शिशुनाग। तो पहली हेडिंग है काशी के उपशासक के रूप में। शिशुनाग काशी के मांडलिक प्रमुख के रूप में, उपशासक की जगह आप मांडलिक के रूप में लिख सकते हो, काशी में मांडलिक के रूप में शासन कर रहा था। कहते हैं यह लिच्छवी कुल से संबंधित था। इसके पिता पूर्व में वज्जीगढ़ राज्य के प्रमुख व्यक्ति थे, सम्मानित व्यक्ति थे, और इसकी मां वहां की नगरवधु थी। और इसने अपने सैन्य योग्यता के द्वारा हर्यक वंश में एक अच्छी स्थिति को प्राप्त किया और काशी में मांडलिक के पद पर रखा गया। अब बात आएगी राज्याभिषेक क्या है। कहते हैं हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक के समय में पारिवारिक कलह बहुत बढ़ गया था, ठीक है, और षड्यंत्र और हत्याओं का बाढ़ आ गई थी। हर्यक राजवंश दुर्बल हो गया था, शासन प्रबंध ढीला पड़ गया था और प्रजा में असंतोष फैल गया था, क्योंकि यह वंश को लोग पितृघाती वंश कहते थे, क्योंकि सत्ता के लिए लोग अपने पिता की हत्या कर रहे थे। परिणाम स्वरूप मगध में एक राजनीतिक क्रांति हुई और जनता ने, वहां के पौरों ने, नगर के प्रमुखों ने, अमात्यों ने मिलकर के नाग दशक को पद से हटा करके निर्वासित कर दिया और उसके स्थान पर शिशुनाग को, ठीक है ना, शिशुनाग को क्या किया, उस स्थान पर रखा, क्योंकि वह बहुत ही योग्य था। इस प्रकार से मगध में एक नई सत्ता का श्री गणेश होता है, जिसे हम शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। और यह शिशुनाग वंश की स्थापना करीब अगर देखा जाए तो 412 ईसा पूर्व में की गई। अब अगली पॉइंट है, वहां पर है, देखिएगा, अवंती पर विजय। देखिए, शिशुनाग के समय की सबसे बड़ी अगर कोई सफलता थी या कोई घटना थी, वो था अवंती का मगध साम्राज्य में मिल जाना या अवंती पर विजय। इस समय तक प्रद्योत की मृत्यु हो चुकी थी और अवंती पर उस समय अवंतीवर्धन नामक शासक शासन कर रहा था, लेकिन उसमें चंड प्रद्योत जैसी वीरता नहीं थी। इस प्रकार से शिशुनाग ने उसे युद्ध में परास्त करके अवंती पर अधिकार कर लिया और उसे मगध साम्राज्य का भाग बना लिया। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा जो है मालवा तक फैल गई। मालवा क्या, हम कहते हैं कि अवंती का विस्तार तो असमक था, गोदावरी नदी तक, क्योंकि असमक और वत्स ये दोनों को उसने विजित किया था। तो इस विजय से शिशुनाग का वत्स पर, यानी जो कौशाम्बी का इलाका है इलाहाबाद के पास, उस पर सहज ही अधिकार हो गया, क्योंकि वत्स पर पहले ही अधिकार अवंती नरेश ने कर चुका था। इस प्रकार अब मगध का उत्तरी भाग में कोई प्रबल प्रतिद्वंदी नहीं रहा और मगध साम्राज्य में उत्तर भारत के वे सभी प्रमुख राज्य शामिल हो गए जो महात्मा बुद्ध के समय में विद्यमान थे, या हम ये कह सकते हैं कि वो सभी नहीं, जो प्रमुख जो
प्रमुख में कौन सा? कौशल, वैशाली, अंग, काशी, अवंती, वत्स और आपका अश्मक। अधिकांश जो क्षेत्र थे जो महात्मा बुद्ध के समय में सर्वाधिक शक्तिशाली थे, अब वो मगध साम्राज्य के हिस्से में आ गए, एज ए पार्ट हो गए मगध एम्पायर का। तो ये पॉइंट था। अब आप बात करेंगे अब अच्छा, दो राजधानी। देखिए, शिशुनाग ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी न बना करके वैशाली को मुख्य राजधानी बनाया। क्यों? पहली बात तो ये कि अभी भी हर्यक वंश के विश्वास पात्र पाटलिपुत्र में मौजूद थे, जिससे षड्यंत्र का खतरा था। दूसरी, वैशाली वज्जियों का प्रमुख क्षेत्र था और ये वैशाली से था, इसीलिए इसने अपने प्रमुख गृह क्षेत्र वैशाली को मुख्य राजधानी बनाया और दूसरी राजधानी गिरिव्रज को बनाया, जिससे पाटलिपुत्र या मगध के साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था। क्योंकि गिरिव्रज भी प्रारंभ में बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी रह चुकी थी। अब बात करें साम्राज्य विस्तार की, तो देखिए, अगर हम साम्राज्य विस्तार की बात करें तो इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि शिशुनाग के समय में मगध का विस्तार बहुत व्यापक हो गया था। जहां अपने वैवाहिक संबंधों, कूटनीति के द्वारा बिंदुसार ने अंग की विजय की, काशी को मिलाया, तो अजातशत्रु ने कौशल और वज्र को जीता, लेकिन अभी भी उसका एक बड़ा शत्रु मौजूद था, वो था अवंती। और उस अवंती को जीतने का श्रेय जाता है शिशुनाग को। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो शिशुनाग का पूर्वी सीमा चंपा आप देख रहे होंगे, अंग क्षेत्र से लेकर के, ठीक है, इसमें बिहार और कुछ यानी आपका पूर्वी बिहार और बंगाल के कुछ हिस्से सम्मिलित दिखाई दे रहे होंगे, और इसकी पश्चिमी सीमा वो टच कर रही है, वहाँ पर किनारे साइड देखिएगा श्रावस्ती, जिसकी सीमा लग रही है पांचाल क्षेत्र से, और इसकी उत्तरी सीमा देखेंगे तो मिथिला के विदेह, क्योंकि मिथिला भी अब मगध साम्राज्य का अंग है, जो कि नेपाल के क्षेत्र में पड़ता है, और इसकी दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी, क्योंकि अस्मक भी, ठीक है ना, वो थोड़ा सा और नीचे जाएगा, यानी आपके अस्मक यानी आंध्रा के क्षेत्र तक, गोदावरी नदी तक के क्षेत्र तक शिशुनाग का साम्राज्य विस्तार दिखाई देता है, जिसमें इसके साम्राज्य के अंतर्गत अस्मक, अवंती यानी पूर्वी अवंती और पश्चिमी अवंती, वत्स, कौशल, कौशिनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, मिथिला के विदेह, वज्जीगढ़ राज्य, मगध और अंग और काशी के प्रदेश सम्मिलित थे। तो अब निष्कर्ष के रूप में कहेंगे कि इस प्रकार से देखें तो शिशुनाग अपने अंतिम समय में धीरे धीरे बीमार हो चला था। अब उसकी मृत्यु कैसे हुई ये मुझे नहीं पता है। उसने अपना शासन सत्ता अपने पुत्र कालाशोक के हाथों में सौंप दिया। करीब 18 वर्ष को शासन के दौरान 394 ईसा पूर्व में कालाशोक गद्दी पर बैठता है, और ऐसा कहा जा सकता है कि शिशुनाग वंश का बहुत ही प्रतापी शासक था। इसने मगध का साम्राज्य का विस्तार सुदूर दक्षिण तक कर दिया, और अवंती की विजय तत्कालीन समय की सबसे बड़ी घटना थी, जिसका पूरा श्रेय शिशुनाग को जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो कालाशोक रहेगा। इसको देखने के बाद आप लोग उस पर देखिएगा, ठीक है। पर डे आपको ये 9 बजे वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपके दोस्तों को इस वीडियो की ज़रूरत हो, अगर आपको अच्छा लगता हो तो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है। धन्यवाद।